हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो आज हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाने वाले हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए। तो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे 1951 से 1956 के बीच। हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई ताकि खाद्यान्न उत्पादन में देश आत्मनिर्भर बन सके। और अनेक सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नागल, हीराकुंड, व्यास, दामोदर घाटी शुरू की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में शुरुआत की गई। दूसरा है हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी। तो अनाज की। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं एवं चावल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई और भारत खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है, जबकि दुनिया में हरित क्रांति लाने का श्रेय अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान गिरावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। और दूसरा है मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता। तो इसका दोनों सही है। वस्तुओं के सामान्य प्रयोग के कारण उनके मूल्यों में होने वाली गिरावट को मूल्यह्रास कहते हैं। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक की स्थापना की गई थी। तो नीति विचारक समूह की स्थापना की गई थी। 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। इसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। नीति आयोग का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का के कार्य हैं। तो मुद्रा जारी करना और आखिरी कर्जदाता, ये दोनों बैंक रिजर्व के कार्य हैं। देश का केंद्रीय बैंक होने के नाते RBI के कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। बैंकों का विनियमन करना। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत सरकार के बैंकर के तौर पर कार्य करना। बैंकों के बैंकर के तौर पर कार्य करना। मौद्रिक नीति की समीक्षा करना। मुद्रा जारी करना। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना और मुद्रा बाजार का नियमन करना। ये सब केंद्रीय बैंक होने के नाते RBI के महत्वपूर्ण कार्य हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव में 1951 में अपनी पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। तो यह समाजवादी थी। समाजवादी पंचवर्षीय योजना लागू की। समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण पर राज्य का स्वामित्व होता है। इसमें उत्पादन, आपूर्ति, कीमत सभी का निर्णय सरकार द्वारा किया जाता है। सन 2015 में भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई। तो नीति आयोग की स्थापना की गई। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से के उत्पादन पर के सुधार पर केंद्रित थी। तो गेहूं और धान के उत्पादन पर सुधार केंद्रित थी। भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए। तो भारत में हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी जैसे कि हाईब्रिड ट्रैक्टरों, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई थी। दूसरा है इसे अमेरिका और भारत सरकार तथा फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। तो ये दोनों सही है। इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद और नकली मुद्रा के प्रसार की समस्या से निपटान के लिए नोटबंदी भारत सरकार द्वारा में चलाई गई एक नई पहल थी। तो नवंबर सन 2016 को चलाई गई एक नई पहल थी। नवंबर सन 2016 में भारत सरकार ने 500 व 1000 के नोटों को प्रचलन से बाहर किया था तथा 500, 1000 के नोटों के लीगल टेंडर स्टेटस, वैधानिक मुद्रा स्टेटस को वापस ले लिया।
अर्थात अब उन्हें विनिमय के माध्यम से तौर पर स्वीकार करना अनिवार्य नहीं होगा और उनके स्थान पर 500, 2000 के नए नोट जारी किए गए। जब कोई व्यक्ति बिना कोई दूसरी नौकरी ढूंढे एक नौकरी छोड़ देता है, या तो स्वेच्छा से या अनिच्छा से, तो वह से गुजर रहा होता है, तो घर्षणात्मक बेरोजगारी से गुजर रहा होता है। इच्छा, क्षमता एवं योग्यता होने के बावजूद भी रोजगार न मिल पाना, ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी अनेक प्रकार की होती है, जिसमें कुछ प्रकार निम्नलिखित हैं। अदृश्य प्रच्छन्न बेरोजगारी कार्यरत श्रमिकों की संख्या आवश्यकता से अधिक होती है, अर्थात कुछ व्यक्तियों को कार्य से हटा दिया जाए तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी ज़्यादातर कृषि क्षेत्र में देखी जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। तकनीकी परिवर्तन के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। भारत में सर्वाधिक लोग संरचनात्मक बेरोजगारी से ग्रसित हैं। बेरोजगारी के आंकड़ों का संग्रह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO करता है, जबकि बेरोजगारी की रिपोर्ट नीति आयोग तैयार करता है। पंचवर्षीय योजना आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार, कार्यान्वित और विनियमित की गई। तो योजना 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू तथा उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। एक जनवरी 1915 से नीति आयोग की स्थापना के बाद योजना आयोग को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है, तो यह राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा उसे कहते हैं कुल व्यय माइनस ऋण को छोड़कर कुल प्राप्ति। और गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंगराजन समिति के किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो 2014 में। गरीबी रेखा के आकलन के लिए अन्य महत्वपूर्ण समितियां दांडेकर एवं रथ समिति। 1971 भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित आकलन किया गया। वह संगठित संस्थान हैं जो जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करते हैं और कर्जदारों को अग्रिम ऋण देते हैं। तो यह बैंक है। बैंक ऐसी वित्तीय संस्थान है जो जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करते हैं तथा जरूरतमंदों को ऋण प्रदान करते हैं, अर्थात बैंक जमाकर्ताओं और ऋण धारकों के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। ये बैंकों का प्राथमिक कार्य है। इसके अलावा बैंक अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में धन राशि ट्रांसफ़र करना और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जारी करना। भारत सरकार में नियोजित आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ? तो 1951 में शुरू हुआ। आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम दोहन करने की प्रक्रिया ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। भारत की पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ की नियोजित विकास की अवधारणा से प्रेरित है। व्यापार एवं उद्योग के संबंध में स्कोमेट क्या है? तो यह भारत की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है? तो जनसंख्या की धीमी वृद्धि नहीं है। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2023 एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में संशोधित करता है। तो 2017 में GST को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। GST के प्रकार एकीकृत GST, केंद्रीय GST, राज्य GST। GST एक प्रत्यक्ष कर है। GST ने अनेक केंद्रीय तथा राज्य अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर दिया है। GST विजय लेकर केलकर समिति की अनुशंसा के आधार पर लगाया गया। GST के माध्यम से कर के दोहरे प्रभाव को समाप्त किया गया। उच्च उत्पादन देने वाली हाइब्रिड बीजों के उपयोग में माध्यम से भारत में हरित क्रांति में मुख्य रूप से कौन सी फसलें शामिल थी? तो गेहूँ और धान। भारत में 1960 के दशक में उत्पन्न खाद्य संकट की समस्या से निपटने के लिए 1966 से 67 में मैक्सिको से लाए गए उच्च उपज वाले गेहूं और धान के बीजों का प्रयोग किया गया। इसके परिणाम स्वरूप हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि देखने को मिली। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में किए जाने वाले योगदान का अनुपात 1950 से 1991 में 11.8% से बढ़कर
90 और 91 में 24.6% हो गया। संतुलित बजट से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो ये हैं, पहला, सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है, इसे संतुलित बजट कहा जाता है। दूसरा, अगर इससे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है तो बजट को संतुलित रखने के लिए करों के माध्यम से राशि प्राप्त करनी पड़ेगी। दोनों सही है। 20वीं सदी के मध्य में भारत में लाइसेंस राज्य की एक प्रणाली को संदर्भित करता है, तो औद्योगिक लाइसेंसिंग को। हरित क्रांति के संबंध में हाईब्रिड का पूर्ण रूप क्या है? तो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। सरकारी बजट के संबंध में शब्द राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? तो यह सरकारी राजस्व और सरकारी व्यय के बीच का अंतर दर्शाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य के संबंध में निर्धारित किए गए थे, तो निवल घरेलू उत्पाद। भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करता है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। किसी फर्म की पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को के रूप में जाना जाता है, तो उसे निवेश के रूप में जाना जाता है। अर्थशास्त्री भारतीय कृषि में व्याप्त बेरोजगारी को बेरोजगारी कहते हैं, जैसे प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। इस नीति के अनुसार उद्योगों को किसी विदेशी देश में बने वाहनों को आयात करने के बजाय उसका उत्पादन भारत में ही करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, तो आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला? तो 1935 में मिला। भारत का केंद्रीय बैंक RBI है। हिल्टन यंग कमीशन रॉयल कमीशन की अनुशंसाओं के आधार पर RBI अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना कलकत्ता में की गई। 1937 में RBI का मुख्यालय स्थानांतरित करके मुंबई लाया गया। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किए गए गार्डलिंग फार्मूला का उद्देश्य राज्यों को उनके आधार पर योजना सहायता आवंटित। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किए गए कार्गिल फार्मूला का उद्देश्य राज्यों को उनके आधार पर योजना सहायता आवंटित करना था, जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति आय को। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। यह योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1997 से 2002 तक थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली। मुख्य लक्ष्य सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास था। पर्याप्त रोजगार का सृजन, निर्धनता उन्मूलन के उद्देश्य हेतु कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना, जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना, अंत्योदय अन्न योजना तथा सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2002 में इसी योजना के दौरान हुई। 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ आए और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। इसे प्लान के नाम से जाना जाता है, तो बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। मुद्रा की पूर्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत नकदी और बैंक जमाएं आती हैं। ये 2 प्रकार की संस्थाओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं, अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक तथा व्यावसायिक बैंकों द्वारा। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत सभी करेंसी, नोट, सिक्के तथा बैंक जमाएं आती हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।